नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समर्पण एजुकेशन के इस पोर्टल पर, प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत ही अनिवार्य चीज़ जो स्टेट चल रहा है हमारा, परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक है और इसी कड़ी में हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसका अगला वीडियो है। और ये टेस्ट जो है आपका एक टॉपिक विशेष पर रहेगा। वो टॉपिक आप समझ जाएंगे कि वो टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इस चैनल की जानकारी आपके लिए अहम हो सकती है तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके जो आगे बढ़िएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और अब समय हो गया हमारा टेस्ट शुरू करने का। और एक अध्यापक अध्यापिका को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। यानी किसी छात्र से कहता है कि आप जो है संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण कर कीजिए। तो वह क्या है? वह विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है, या रचनात्मक आकलन कर रहा है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो देखिए, अगर कोई यहाँ संकल्पना की बात आ गई, संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कहता है अगर शिक्षक, तो उसमें क्या कर रहा है? वो उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उसकी जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, तो यानी कि वह उसके क्रिएटिविटी का आकलन कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, रचनात्मक आकलन कर रहा है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि आज का मुख्य विषय है। और यहां से साथियों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन तो आपका परमानेंट मिले ही मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिले ही मिलेगा पेपर में। क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक जो है उसको भी हमने इस क्विज के माध्यम से करने का प्रयास किया है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये क्या होता है? ये एक संक्षिप्त होता है। यानी कि अनुसंधान का क्या है? एक संक्षिप्त रूप है या एक छोटे लेवल का है, जो कि वहां अगर हमारे टेट के कॉन्सेप्ट में बात करें तो कक्ष में घटित होने वाली आने वाली विभिन्न समस्याओं पर आधारित होता है। यानी कि ये जो स्थानीय समस्या होती है उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जो किसके द्वारा किया जा सकता है? जो एक अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है, एक प्रधानाचार्य के द्वारा किया जा सकता है, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि ये लोकल समस्याएं जो होती हैं, इन लोकल समस्याओं के समाधान के लिए जो अनुसंधान किया जाता है, जिसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? इस तरह के नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्न में से कौन सा शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे? तो अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, तो बिल्कुल इसको, इस पृष्ठभूमि जो होती है उसको भी शामिल करना पड़ेगा। अनुसंधान के उपकरण, ये भी हमें शामिल करना पड़ेगा। परिकल्पनाएं, इनको भी शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या जो है ये क्या होती है? ये बाद की बात होती है, ये उसके शीर्षक प्रस्ताव में जो है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या जो है इसको जो है वो अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। बाकी जो पृष्ठभूमि है, उपकरण है, परिकल्पनाएं हैं, ये सारी चीजें जो है वो एक अनुसंधान में की जाती हैं। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि एक शिक्षक के लिए जो उच्च प्राथमिक का अर्थ क्या है? कक्षा 6 से 8। पूर्व प्राथमिक का है 1 से 5 और उच्च प्राथमिक का है 6 से 8। तो 6 से 8 का जो शिक्षक है उसके लिए क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे या शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो देखिए, एक शिक्षक के लिए जरूरी क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान करके बच्चों की जो समस्याएं होती है उनकी पहचान करके और कौशल जो है, अन्य जो दूसरे कौशल है उनको विकसित कर सके। इसलिए एक उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है? यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है
वो किस चीज को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, संदर्भगत समयबद्ध समय वाचन या कोई भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, वाचन समय। तो ये क्या होता है, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु होता है वो संदर्भगत समयबद्धता, यानी कि समय की बद्धता के साथ, समय के लिमिट के साथ जो है वो क्रिया किया जाता है। ये संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में, यानी नई धारा को जोड़कर, जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार बनाने की बात कही गई है, वह संविधान में किस में आती है। यानी कि देखो कितनी बातें यहां से इस प्रश्न से क्लियर हो गई हमारी। एक तो यहां कह दिया कि 86वां संविधान संशोधन, दूसरा ये कब हुआ, 2002 में हुआ। ये किससे संबंधित है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। किन के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। और इसको क्या बनाया है, इसको मूल अधिकार बनाया है। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है, ये सारी चीजें करने के लिए, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21A, 21B, 22A और 22B। तो ये अनुच्छेद 21A में जो है, या 21 क आप इसको कह सकते हैं, ये ऐसा भी आ सकता है कि अनुच्छेद 21 क में तीसरा जो भाग है उसमें ये चीजें जोड़ी गई है संविधान के तीसरे भाग। अगला है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। देखिए शिक्षा जो हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकार अलग अलग दिए हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसमें जो है शिक्षा के अधिकार को, जो है अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। कौन सा है वो, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या समता यानी समानता का अधिकार। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ये जो 21A जो अनुच्छेद है, 21 क जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है, वो स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अर्थात बालक जो है वो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग का बालक अपने प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्राप्त करने का मूल अधिकार रखता है। ये उसकी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस क्या है, वर्किंग डेज कितने हैं, किसके लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए जो शिक्षक होते हैं उनके लिए एक वित्तीय वर्ष में, एक शैक्षणिक स्तर में, वित्तीय वर्ष नहीं आप पर कहेंगे, शैक्षणिक जो स्तर होता है, एक शैक्षणिक वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन कार्य अनिवार्य होता है, 200, 220, 1000 या 800। तो इसमें जो है दिवस की अगर बात करें तो दिवस जो है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम 200 दिवस जो है वो अनिवार्य है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 के लिए जो है वो कुल कितने, एक शैक्षणिक वर्ष में कितने घंटे होने चाहिए, 800, 1000, 1100 या 700। तो राइट आंसर होगा हमें 800 घंटे जो है एक प्राथमिक शिक्षक के लिए अनिवार्य होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान जो है वो दोनों में भेद है। निम्न में से कौन सा भेद है, अध्यापकों, शैक्षणिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है इनके द्वारा किया जाता है, या फिर शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, या फिर यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, या फिर यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो अध्यापकों या शैक्षिक प्रबंधकों, मैनेजमेंट के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो ये जो है इसलिए अलग है क्योंकि मौलिक अनुसंधान जो होता है ये विशेषज्ञों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो एक कक्ष में जो कठिनाइयां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनके समाधान के लिए शिक्षक या विद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान में, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है, या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, और क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण ही नहीं किया जाता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका निर्माण जो है वो समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। समस्या के कारण जो इसमें ढूंढे जाते हैं, किस कारण से समस्या आ रही है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शोध का चरण
निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान बनाने वाला ऐसा कौन सा चरण है जो कि एक अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण करना, सामान्यीकरण करना, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, शोध का आकलन का अपरिवर्तन या कठोर होना, आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो देखिए क्या होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें उसका क्रियान्वयन किया जाता है और अंतिम मूल्यांकन भी उसका किया जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जो है शोध का चरण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन जो है वो किसी भी शोध को क्या बना देता है, वो उसको क्रियात्मक अनुसंधान बना देता है। अगला है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? एक क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यानी कि यहां पर कौन कौन सी समस्या, यहां पर 4 समस्याएं हैं, उनमें से ऐसी कौन सी समस्या है जिसके आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान नहीं किया जा सकता या उपयुक्त नहीं रहेगा? तो देखिए, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना, भी बच्चों का लेख सुधार क्यों नहीं है, बच्चों के लेखन कला जो वो अच्छी नहीं है, तो फिर उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौलिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, तो यह भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर किया जा सकता है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव, कि जो परंपरागत विधियां हैं उनके ऊपर कंप्यूटर जो ओरिएंटेड जो होता है अनुदेशन, उसका प्रभाव है, क्या प्रभाव है, इसके जो है प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है क्या? या भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग। तो देखिए यहां पर ये समस्या और ये समस्या, ये 3 समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए क्या है, इनके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये जो है इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा क्रियात्मक अनुसंधान करना कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, जो एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज करना। तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नवीन ज्ञान की खोज करना जो मूल जो अनुसंधान होता है, व्यवहारिक अनुसंधान, उसमें होता है ये शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना। तो देखिए, व्यवहार के विज्ञान का विकास करना है। दूसरा, विद्यालय तथा कक्षा में शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में फिर कह रहा हूं कि क्रियात्मक अनुसंधान किस लिए किया जाता है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार के लिए, वहां आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यह किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, बिल्कुल। व्यापक स्तर पर किया जाता है, निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो देखिए यहां पर व्यापक स्तर पर यह नहीं किया जाता, ये क्या है, ये एक छोटे क्षेत्र में, यानी कि एक कक्ष हो सकता है, या फिर जो है एक विद्यालय तक जो है ये सीमित हो सकता है, या कुछ विद्यालयों तक ये सीमित हो सकता है, लेकिन ये व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। और स्थानीय अनुसंधान स्तर पर किया, रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, क्योंकि ये व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता, बल्कि एक छोटे क्लासरूम या एक विद्यालय तक ये सीमित होता है। अगला है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं, 25% हैं, 30% है, 40% है, या 45% है। तो जो RTE राइट टू एजुकेशन जो आपका है RTE 2009, इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार जो निजी विद्यालय हैं उनमें 25% सीटें जो है वो गरीब बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए आरक्षित होती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है, यानी निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? शिक्षा का अधिकार 2009 यानी कि RTE 2009 जो है वो निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो निःशक्त बच्चों से, जो फिजिकली डिफरेंट है उन बच्चों से, दिव्यांग बालकों से, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों से, या बच्चों की नियमित उपस्थिति से। देखिए इसमें RT के अंदर बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी बल दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग ये मुख्य है, और निःशक्त बच्चों के लिए जो है समावेशी शिक्षा का व्यवस्था की गई है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए RTE में ये जो है इससे संबंधित नहीं है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? जो आरटीई 2009 है इसमें से अध्यापक को कौन सा दायित्व करना जरूरी होता है? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, तो बिल्कुल ये होना पड़ता है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना नियमित समय में, यह भी अनिवार्य है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना, यह भी, अर्थात हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है जो कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा, उपरोक्त सभी, ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात है वो कितना रहेगा? ठीक है, तो अगर बालकों की संख्या 1 से 5 तक 200 से अधिक है तो उस विद्यालय में छात्र अनुपात कितना रहेगा? शिक्षक छात्र अनुपात, तो 30 40 45, यानी 30 अनुपात 1 अध्यापक, 40 अनुपात 1 अध्यापक, 45 अनुपात 1 अध्यापक या 50 अनुपात 1 अध्यापक। तो यहां पर जो है वो रहेगा 40 का रेशियो रहेगा, 40 का जो है वो अनुपात रहेगा, 40 बालकों पर 1 अध्यापक रहेगा। अगला, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 21 क में की गई है। मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? मानवीय मूल्यों जिसका प्रकृति में जो सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है, उनके विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण करना, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो देखिए उसमें क्या है, मानवीय मूल्य की अगर बात है तो मत का आरोपण करना, अंगीकरण करना, स्वीकार करना, अनुकरण करना, यानी कि किसी का अनुसरण पीछा करना। लेकिन यहां पर अभिव्यक्ति जो है वो एक ऐसा मानवीय मूल्य है जिनका प्रवृत्ति में जो हर जगह है, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति हो, तो एक मानवीय मूल्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए या सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना। तो हमने मूल्यांकन वाले कक्षा में यह अच्छे से पढ़ा था कि बालकों की जो कमियां हैं उनका निदान करना, उनको ढूंढना और उनका उपचार करना, यह मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमारी ये जो फटाफट क्लास चल रही है उसमें जो है हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास करें, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या होता है? एक प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या होता है? विश्वसनीयता और वैधता होती है, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं या प्रायोगिकता होती है। एक प्रमाणीकृत अगर परीक्षण की बात करें तो उसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही होनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? स्तर मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या है? तो वो निदानात्मक मूल्यांकन है, यानी कि निदान करना, यानी कि पहले जो है किसी चीज को ढूंढना, कोई कमियां हैं उनको ढूंढना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जिसको आप कह सकते हैं एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इनमें कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो वो लैंगिक केवल मुद्दों को, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी, लैंगिक एवं किशोर दोनों के मुद्दों को और केवल किशोरों के मुद्दों को। तो इसमें जो एनसीएफ 2005 है इसमें निम्न में से क्या है? विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी सभी स्तरों के लिए, सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के लिए जो है वो लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रम शामिल करने की अनुशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता क्या होगी? अधिकतम होगी, कम होगी, सामान्य होगी या बराबर होगी? अगर किसी की विश्वसनीयता अधिक है तो उसकी वैधता क्या होगी? अधिकतम होगी। अगला प्रश्न,
एक अच्छे परीक्षण को कौन सी विशेषता नहीं है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो किसी भी परीक्षण के लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये सारी चीजें होनी चाहिए। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? यानी कि छात्रों के लिए हमें ऐसा कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे उनमें रटने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाए? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। तो ऐसे में बच्चों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए जिससे उनमें रटने की प्रवृत्ति जो है वो कम हो सके। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है निदान, निदान करना यानी किसी चीज को क्या है, कोई समस्या है, जो कमियां हैं उनको क्या करना, खोजना। और दूसरा होता है उपचार, उपचार का मतलब है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। तो उपचारात्मक शिक्षण सफलता निर्भर किस पर करती है? समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो देखिए कोई उपचारात्मक शिक्षण अगर हम करवा रहे हैं तो उससे पहले उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के कारणों का हमें सही से पता होना चाहिए। अगर समस्याओं के कारणों का सही से पता होगा तो फिर उसके अनुरूप जो है हमारे उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सफल होगा उनकी विधियों के हिसाब से। और आज के क्विज का लास्ट प्रश्न है 30वां, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? यानी कि सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? कक्षा परीक्षण में सुधार करने के लिए, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए और परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए। तो सामाजिक अध्ययन में जो है वो किस लिए होता है? जो मूल्यांकन है वो किस लिए? परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार करना या फिर शिक्षण में सुधार करना और कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। तो कक्षा शिक्षण में सुधार करना और कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, यानी कि इन चीजों के लिए जो है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। अगर यहां तक पहुंचे हैं तो आपको निश्चित रूप से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करें और आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।